क्या आप जानते हैं कि एक सर्किट क्या होता है? नहीं। सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सके। ये एक सर्किट है। फिलहाल ये एक ओपन सर्किट है। जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके। सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो चलें इस सर्किट की करंट वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर इस सर्किट में वोल्टेज है 15 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है 5, सो 15/5, क्या आप करंट का आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल सही, करंट की वैल्यू है 3 एम्पेयर्स। आपने अभी एक सर्किट सॉल्व कर लिया। तो क्या अब आप रेडी हैं एक और सर्किट सॉल्व करने के लिए? ये रहा हमारा नेक्स्ट सर्किट। ये सर्किट हमारे प्रीवियस सर्किट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं जिनके अंदर डिफरेंट करंट्स फ्लो कर रहे हैं। तो अब क्या आप इस पूरे सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर फ्लो होने वाले करंट को फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे। पहले हम अपने सर्किट को एनालाइज करते हैं। ये हमारा सर्किट है जिसकी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसको मैंने एक सिमुलेशन के ज़रिए कनेक्ट भी किया है ताकि आप करंट की फ़्लो को चेक कर सकें और जो भी हमारा फाइनल आंसर हो हम उसे कंफर्म भी कर सकें। अच्छा, इस वीडियो में हमारा मकसद होगा इस सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट को फाइंड करना, जो कि हम किरचॉफ लॉ की मदद से बआसानी फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। किरचॉफ का जो पहला लॉ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL भी कहते हैं। इसके मुताबिक किसी भी लूप के अंदर सप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज और ड्रॉप होने वाला वोल्टेज हमेशा बराबर रहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसे इस लूप की एग्जांपल से समझते हैं। इस सर्किट में आपको दो लूप्स नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिर्फ एक लूप के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ भी हम एक लूप को कंसिडर करेंगे। इस लूप में आपको एक बैटरी और दो डिफरेंट रेजिस्टर्स नजर आ रहे होंगे। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के मुताबिक किसी भी लूप के अंदर बैटरी का सप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज और रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज हमेशा बराबर रहते हैं। अगर बैटरी यहाँ पर 6 वोल्टेज सप्लाई कर रही है तो इन दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी कंबाइंड वैल्यू भी 6 ही होनी चाहिए। तो ये कहलाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब हम इसे दूसरे लूप के लिए भी देख लेते हैं। इस लूप में भी जितना वोल्टेज ये बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी, इस लूप के अंदर मौजूद तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज भी उसी वोल्टेज के बराबर रहेगा। तो ये कहलाता है सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ। शाबाश बेटा। किरचॉफ का दूसरा लॉ कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम KCL कहते हैं। इसके मुताबिक किसी भी पॉइंट पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होते हैं। इसके मुताबिक अगर हम इस लूप की बात करें तो जितना करंट बैटरी से आ रहा होगा उतना ही करंट इस पॉइंट से जा भी रहा होगा। इसका मतलब इस लूप में जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम I1 कहेंगे, क्योंकि वो सारा करंट सेम रहेगा। अगर हम इसे दूसरे लूप के लिए देखें तो जो करंट इस बैटरी से फ्लो हो रहा होगा वही इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। लेकिन एक बात याद रहे, सेंटर में मौजूद रेजिस्टर बहुत स्पेशल है क्योंकि वो लेफ्ट लूप का भी हिस्सा है और राइट लूप का भी हिस्सा है। ऐसे रेजिस्टर्स को हम शेयर्ड रेजिस्टर्स कहते हैं। इन रेजिस्टर्स पर दोनों करंट का इफेक्ट आएगा। अगर आप लेफ्ट लूप को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें करंट I1 है, तो आप जब भी इस रेजिस्टर के लिए I1 लिखेंगे उसमें से I2 को माइनस करेंगे, क्योंकि I2 I1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसे हम इस छोटे से चार्ट की मदद से देख सकते हैं। तो जब भी आप लूप 1 कंसिडर करेंगे तो करंट होगा I1, लेकिन उसमें से I2 को माइनस करना ज़रूरी है। जब आप लूप 2 कंसिडर करेंगे तो करंट होगा I2, लेकिन उसमें से I1 को हमेशा माइनस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये याद रहता है तो आप बआसानी इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें अब किरचॉफ लॉस को इस्तेमाल करते हैं और सर्किट को सॉल्व करते हैं। अभी मजा आएगा ना। आसानी के लिए हम दोनों लूप्स को डिफरेंटली स्टडी करेंगे। पहले हम लेफ्ट लूप को स्टडी करते हैं। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के मुताबिक जितना वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगी किसी भी लूप में उतना ही वोल्टेज उस लूप के रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितना वोल्टेज E से A के दरमियान मौजूद बैटरी दे रही है उतना ही वोल्टेज D और F के दरमियान मौजूद रेजिस्टर और F और E के दरमियान मौजूद रेजिस्टर्स पर ड्रॉप होगा। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि बैटरी 6 वोल्ट सप्लाई कर रही है। अब किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को आप ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, जो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा था, जिसका फार्मूला होता है V = IR।
आई इस पूरे लूप के लिए हम I1 कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला लूप है और R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो कि 3 ohms है, तो मैं इसको 3I1 लिख सकता हूँ। और दूसरे रेजिस्टर के लिए जब हम वैल्यूज रखेंगे तो आपने उस बात का ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टर शेयर्ड रेजिस्टर है, इस पर दोनों करंट्स इफेक्ट करेंगे। तो हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं 1 और करंट की वैल्यू रखेंगे I1, लेकिन क्योंकि ये शेयर्ड रेजिस्टर है इसलिए I1 में से I2 को लाजमी माइनस करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो वैल्यूज रहेंगी अनचेंज्ड। इसमें आपको डिफरेंट वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि I1 और I2 हैं। यहाँ पर 3I1 है और एक और I1 है, तो 3 और 1 टोटल हो गए 4I1। I2 की कोई और टर्म मौजूद नहीं है तो हम I2 को सिंपली -I2 लिख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है 6। अब मैं इसको एक मोस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। पहले मैं लिखूंगा I1 की वैल्यू, फिर मैं लिखूंगा I2 की वैल्यू और इक्वल टू के दूसरी तरफ मैं लिख लूंगा सप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू। तो अब ये सर्किट की इक्वेशन आ चुकी है जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो देखा ये कितना आसान था। once more तो चलें यही काम करते हैं राइट हैंड साइड सर्किट के लिए। अगेन हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे जो कि कहता है कि किसी भी लूप के अंदर सप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज ड्रॉप किए जाने वाले वोल्टेज के बराबर होता है। सप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज है 9 वोल्ट्स और ड्रॉप होने वाला वोल्टेज हम V = IR से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि सप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज के बराबर होगा। पहले रेजिस्टर के लिए देखते हैं। फार्मूला होता है V = IR। इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम I2 कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा I2 और R की वैल्यू यहाँ पर 2 ohms गिवन है तो हम लिख लेंगे सिंपली 2। आपको दोबारा याद दिलाता चलूँ कि ये रेजिस्टर एक शेयर्ड रेजिस्टर है और इस पर I2 और I1 दोनों का इफेक्ट होगा। तो हम जब इसका वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो V = IR के फार्मूला में R की वैल्यू होगी 1 और I क्योंकि सेकेंड लूप है इसलिए I2 लिखेंगे, लेकिन इसमें से I1 को माइनस करना ज़रूरी है क्योंकि ये शेयर्ड है और I1 का भी इस पर इफेक्ट आएगा और वो इफेक्ट अपोजिंग इफेक्ट है। लास्टली जब हम तीसरे रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो अगेन फार्मूला लगाएंगे V = IR, I2 है और रेजिस्टर की वैल्यू है 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिखेंगे 9 = 2I2। 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों के साथ तो वैल्यूज रहेंगी अनचेंज्ड प्लस 3I2। जितनी भी I2 की टर्म्स हैं हम उनको एक जगह कंबाइन कर लेते हैं और जितनी भी I1 की टर्म्स हैं उन्हें एक जगह रख देते हैं। I1 की इकलौती टर्म है, इसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन I2 की मल्टीपल टर्म्स हैं तो हम इन्हें ऐड करते हैं ताकि हम इन्हें सिंगल वैल्यू में लिख सकें। 2I2 प्लस I2 हो गए 3I2 और उस 3I2 में एक और मरतबा 3I2 ऐड करें तो टोटल होता है 6I2। अब इसको हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले आएगी I1 की वैल्यू, फिर आएगी I2 की वैल्यू और इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पर आएगी वोल्टेज की वैल्यू। तो अब हमारे पास दोनों लूप्स की इक्वेशंस मौजूद हैं और इन इक्वेशंस से हम I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताता चलूँ कि एक इक्वेशन से हमेशा सिर्फ एक पैरामीटर फाइंड हो सकता है। इन इक्वेशंस में अगर आप गौर से देखें तो I1 और I2 दोनों अननोन्स हैं, तो एक इक्वेशन कभी भी I1 और I2 को सॉल्व नहीं कर सकती। अगर आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं उसके लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए और बिल्कुल हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम दोनों अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सबसे आसान तरीका शेयर करता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, जिसमें हम इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं। ये बहुत ही आसान है, चलें इसको देखते हैं। आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में नोट करें तो I1 के साथ 4 लगा हुआ है, नीचे वाली इक्वेशन में I1 के साथ माइनस है। अब सोचें अगर यहाँ पर माइनस ना होता बल्कि -4 होता तो 4I1 -4I1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 4 मौजूद नहीं है, इसलिए मैं पूरी की पूरी सेकंड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा ताकि यहाँ पर 4I1 हो और यहाँ पर -4I1 और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें। याद रखें जब हम पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वेशन बिल्कुल सही रहती है, वो गलत नहीं होती, क्योंकि आप दोनों साइड्स के हर टर्म को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। समझ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं 4 के साथ। जब हमने इस टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गई -4I1। जब हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ तो ये बनी 24I2 और जब हमने 9 को मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ तो ये बन गई 36।
अब ये इक्वेशन एडजस्ट हो चुकी है। एडजस्ट के बाद हम इसे ऐड कर देते हैं। अब इस न्यू एडजस्टेड सेकंड इक्वेशन को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये एडजस्टेड सेकंड इक्वेशन है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब 4i1 में से -4i1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। 24i2 में जब आप -i2 ऐड करेंगे तो ये बचेंगे 23i2 और 6 और 36 को जब ऐड किया जाएगा तो आंसर आएगा 42। आपने तो i2 फाइंड करना था। 23 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं जहां वो डिवाइड होगा और 42 से डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.826 एम्पेयर्स। तो देखा कितनी आसानी से हमने दो अननोन पैरामीटर्स में से एक अननोन पैरामीटर को फाइंड कर लिया इक्वेशंस को एडजस्ट करके ऐड करने के बाद। अब अगर हमें दूसरा पैरामीटर फाइंड करना हो, क्या हम ये पूरा काम दोबारा करेंगे? नहीं, हमने i2 ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जब आप i2 की वैल्यू रखेंगे तो वो इक्वेशन आपको i1 की वैल्यू दे देगी। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, उसमें i2 की वैल्यू पुट की, रीअरेंजिंग की और रीअरेंजिंग करने के बाद जो आंसर आया वो था 1.956। तो ये आ गई हमारे पास i1 की वैल्यू। तो देखा कितनी आसानी से हमने i1 और i2 दोनों को फाइंड कर लिया। और अभी तो रुको, हमें ये तो पता लग गया कि पहले लूप में और दूसरे लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस सेंटर्ड शेयर्ड रेजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इस पर दोनों करंट्स का इफेक्ट आएगा। तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं? चलें देखते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि i1 की वैल्यू i2 से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब i1 डोमिनेट करेगा i2 को। तो i1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन कंप्लीटली i1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि i2 उसमें से कैंसिलेशन करेगा। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। शेयर्ड रेजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट बराबर होगा i1 माइनस i2, क्योंकि i2 इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ i1। i1 की वैल्यू पुट करेंगे और i2 की वैल्यू भी पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 0.13 एम्पेयर्स। लेकिन हमें कैसे पता कि हमारी ये सारी वैल्यूज़ करेक्ट हैं? तो चलें चेक करते हैं हम अपनी सिमुलेशन के ज़रिए। इस सिमुलेशन में हमने एग्जैक्टली अपने सर्किट को कंस्ट्रक्ट किया है विद सेम वैल्यूज़ ऑफ बैटरीज एंड द रेजिस्टर्स। लूप 1 में जो करंट है वो है 1.96, जो कि हमारी कैलकुलेट की वैल्यू के एग्जैक्टली बराबर है, और सेकेंड लूप में है 1.83 जो कि हमारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, और शेयर्ड रेजिस्टर में जो करंट है वो है 0.13 एम्पेयर्स। और इससे पता लगा कि हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल करेक्ट थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।